हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो चलिए आज फिर एक नया एपिसोड शुरू करते हैं। पार्ट 2 क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2 और साथ में आपका पैरासाइकोलॉजी। ये फर्स्ट ईयर के लिए है जिसका पार्ट 2 हिस्सा है। तो आप लोग ध्यान से ख्याल कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिएगा कि आपको क्या दिक्कतें हो रही है। काहे की फॉन्ट साइज हम काफी बढ़ा दिए, इसमें ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव आंसर है, इसको आप बाकायदा नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको एग्जाम में सुविधा होगी। इसमें पार्ट 3 जो है जिसमें आपसे ब्रीफ आंसर मांगा जाता है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ता है। तो पहला फर्स्ट पार्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज चौथा क्वेश्चन लेकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ब्रीफ नोट मांग रहा है रिगार्डिंग स्पाइरिला एंड विब्रियो। ये 2 तरह का जो बैक्टीरिया है इसका विषय में आपसे शॉर्ट नोट मांगा है। तो स्पाइरिला आंसर इन वीडियो पार्ट 1। वीडियो पार्ट 1 में पार्ट 1 का 1 हिस्सा में आपका जो 2 नंबर का आंसर थी, यानी पार्ट 1 का पार्ट 2 हिस्सा में आपका देखिएगा स्पाइरिले का दिया हुआ है, इंटर डिस्क्रिप्शन वहां से ले लीजिएगा। साथ में हम विब्रियो जस्ट यहाँ ऐड कर दिया। विब्रियो क्या है? विब्रियो इज ए जेनस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया possessing a carved rod that is coma shaped। यानी ये कोमा, यानी जो इंग्लिश में हम लोग कोमा जैसे कोमा शेप बनाते हैं, इस तरह का कोमा शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कोमा जैसे करते हैं, ये कोमा शेप बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। सेवरल स्पीसीज ऑफ व्हिच कैन कॉज फूड बोर्न इन्फेक्शन। यानी ज्यादातर इसका इस जीनस के अंदर जो ज्यादातर बैक्टीरिया है ये फूड बोर्न डिजीज यानी खाद्य द्वारा संक्रमित होने वाला बीमारी करते हैं। यूजुअली एसोसिएटेड विथ ईटिंग अंडर कुक्ड सी फूड। यानी ये ज्यादातर जो लोग सामुद्रिक मछली या जानवर खाते हैं वो अगर अंडर कुक्ड रहेगी, अंडर कुक्ड मतलब ठीक से पकाया हुआ नहीं है, तो इससे फैल सकती है। टिपिकली फाउंड इन सॉल्ट वाटर, यानी समुद्र का पानी, सॉल्ट वाटर। विब्रियो स्पीसीज आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव। और स्टार हम वहां डाले हैं तो लिखने भूल गए थे, मोटाइल है। ये बैक्टीरिया चल सकती है, मोटाइल बैक्टीरिया है। उसके बाद दैट नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर नहीं बनती है, यानी कावरिंग आच्छादन ये नहीं बना सकते हैं। एंड ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव। ये सर बैक्टीरियोलॉजी का एक कायदा है कि इसमें हमको ज्यादातर मैसेज इसमें इनपुट करने पड़ते हैं। जैसे हम क्या बताएं, ग्राम नेगेटिव बताएं, फैकल्टेटिव एनारोब बताएं, फिर बताएं मोटाइल बताएं, नॉन स्पोरिंग बताएं, ऑक्सीडेज। ये ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव, यानी 5 कैरेक्टर इसको हम बता दिए। मोस्ट डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन्स आर एसोसिएटेड विथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। यानी ज्यादातर जो इसका स्ट्रेन है, ये जो डिजीज बनते हैं, पैदा करते हैं, ये ज्यादातर पेट की बीमारी होती है, जिसमें आपको कॉमन है कॉलेरा बीमारी, जो कि जिसके लिए कारण है विब्रियो कॉलेरी, यानी कॉलेरा बीमारी, बट कैन इन्फेक्ट वुंड्स। और ये कोई भी खत, अगर शरीर में कहीं खत हो गया उसमें वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंड कॉज सेप्सिस, यानी जिसको हम लोग सेप्टिसेमिया बोलते हैं। सेप्टिक नॉट, सेप्टिसेमिया एंड सेप्सिस। पहले सेप्सिस बोला जाता था, अभी सेप्टिसेमिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैसिली। यानी बैसिली की मॉर्फोलॉजी। बैसिली के हम 1 नंबर क्वेश्चन में भी किए थे, पार्ट 2 में भी किए थे। रॉड शेप बैसिली फॉर्म बैक्टीरिया जिसका लेंथ 0.5 to 20 माइक्रोमीटर है, विड्थ है 0.15 to 0.20 माइक्रोमीटर। इस बार जो दिए हैं 4 हिस्सा बताएं कि इसका अरेंजमेंट के ऊपर बैसिली का कैसे डिवीजन होती है। तो बैसिली का डिवीजन देखिए, अरेंजमेंट ऑफ बैसिली यानी सिंगल बैसिलस। इसका एग्जांपल दिए हैं बैसिलस सेरेसस,
Bacillus cereus is the example of single bacillus. अब है स्ट्रेप्टोबैसिली. स्ट्रेप्टोबैसिली मतलब बैसिलस इन चेन, यानी रॉड शेप इन चेन है. इसका जो एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस. मोनिलीफॉर्मिस स्ट्रेप्टोबैसिली मोनिलीफॉर्मिस है इसका स्ट्रेप्टोबैसिलस का एग्जाम्पल. डिप्लोबैसिलस जैसे डिप्लोकोक्का है उसी तरह डिप्लोबैसिलस यानी दो दो जोड़े जोड़े पर ये रहते हैं. इसका जो एग्जाम्पल है मोराक्जेला बोविस. और पैलिसेड्स. पैलिसेड्स मतलब एक जैसे टाइल्स रहती है ना, जो घर छाने वाली टाइल्स होती है, वो जैसे टाइल्स जैसे एक का बाद एक देखिए खड़ा रहता है, उसी तरह इसको पैलिसेड्स बोलते हैं. इसका जो एग्जाम्पल है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, जो कि जिसके चलते डिप्थेरिया बीमारी होती है. तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ बैसिलस. बहुत सिंपल से आंसर है, सिर्फ इतना पिक्चर आपको बना देना है, कोई इसमें कोई खास बात नहीं है. एक तो पेन से ही आप परीक्षा में बना सकते हैं, इसके लिए पेंसिल का कोई दरकार नहीं है. नंबर 6 इज मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेस्टोर्स. सेस्टोर्स यानी जिसको हम लोग टेप वर्म बोलते हैं कॉमनली. इसमें देखिए सबसे पहले आता है जो टेनिया सोलियम टेनिया सैजिनेटा, जिसको हम बोलते पहले क्लास में ये बताया टेनिया सोलियम टेनिया सैजिनेटा. इसके बाद फिश में जो रहती है उसको बोलते हैं डाइफाइलोबोथेरियम लैटम. उसके बाद कुत्ता जो डॉग में मिलती है उसको बोलते हैं इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस. इस तरह का कुछ मेन जो हम लोगों को मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है उस तरह का सेस्टोर्स का बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस किए. एडल्ट मैच्योर इन डेफिनेटिव होस्ट, यानी ये सेस्टोर जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इसका डेफिनेटिव होस्ट में जाके इसका मैच्योरिटी आता है. और रिबन शेप यानी रिबन, ये जस्ट लाइक जो स्ट्रेप्टोबैसिलिया इस तरह का ये रिबन एक के बाद एक जुड़ा हुआ रहता है. रिबन मतलब पतला, जो जिसको टेप बोलते हैं. मल्टी सेगमेंटेड जिस तरह के इस तरह का है, इसी तरह का सेगमेंट दिया हुआ रहता है. फ्लैट वर्म्स, ईच सेगमेंट हैज ए कंप्लीट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी हर एक जो सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट में उसमें मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल बोथ रहती है. एडल्ट टेपवर्म कॉजेस एब्डोमिनल डिस्ट्रेस. जब एडल्ट टेपवर्म अगर किसी का पेट में हो गया, ये ज्यादातर फूड बोर्न होती है, तो खाने से अगर आ गया मेरा शरीर में तो उसके लिए एब्डोमिनल डिस्ट्रेस यानी पेट में दर्द हो सकती है. डिस्पेप्सिया हो सकती है जिसके लिए प्यास ज्यादा लगना है. एनोरेक्सिया यानी ऑक्सीजन का कमी. इंक्रीज्ड एपेटाइट भूख बढ़ जाना. नोजिया मतलब उल्टी लगना. और वॉमिटिंग जो हम लोग बोलते हैं वो उल्टी करने को बोलते हैं. नोजिया मतलब उल्टी लगने को हम नोजिया बोलते हैं. एंड डायरिया आप जानते हैं कि जो लूज मोशन होती है. एंड कैन बी डायग्नोस्ड, और इसको कैसे डायग्नोस होते हैं? एग और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन स्टूल, यानी स्टूल जब हम एग्जामिन करते हैं उसमें हमको उसका एग मिलेगी, नहीं तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड. ग्रेविड प्रोग्लोटिड क्या है कि जैसे हम बताएं कि इसका एक एक सेगमेंट इज कंप्लीट, उसी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो इसी में आपको अंडा बन जाती है. ये अंडा जो बन जाती है इसको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड. ये एक एक सेगमेंट को हम लोग प्रोग्लोटिड बोलते हैं. जब इसमें अंडा बन जाते हैं तब इसको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड. इसको स्टूल में देखने को मिलता है. अब सिस्टी सर्कस, ये सिस्टी सर्कस कॉमनली हम लोगों को ब्रेन में होता है, जो कि सिस्टी सर्कस बोविस एंड सेलुलोज आर कॉमन. सिस्टी सर्कस बोविस, सिस्टी सर्कस सेलुलोज कैन फाउंड इन बायोप्सी मटेरियल ऑफ नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये अटैक करती है. ऑप्थेल्मिक टिश्यू यानी आंख में भी अटैक होती है. सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी चमड़ा में लाल फुंसी जैसा बन जाती है. और जो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है वही सिस्टोड ग्रुप का, जिसका हाइड्रेटेड सीस्ट बनती है, यानी सीस्ट विथ फुल ऑफ वाटर. हाइड्रेटेड सीस्ट जो बनती है वो हमको कहां देखने को मिलती है? इन लिवर, लंग्स, लॉन्ग बोन्स एटसेट्रा.
ये सब जगह में देखने को मिलती है। अदर सेरोलॉजिकल मेथड्स है लेबोरेटरी मेथड्स और क्या क्या है, इनडायरेक्ट हेमोएग्लूटिनेशन मेथड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, जिस प्रिंसिपल पर आधारित है, उसी तरह इनडायरेक्ट हेमोएग्लूटिनेशन मेथड एंड एलाइजा मेथड। एलाइजा इज ए टेक्निक, ये एलाइजा, इनडायरेक्ट हेमोएग्लूटिनेशन, ये सब एक एक टेक्निक का नाम है, एक मेथड का नाम है। अब बाई रेडियोग्राफी, अगर इसका हम एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं, कैल्सिफाइड सिस्ट, यानी ये सिस्ट जाके उस एरिया को नेक्रोसिस बना देता है, वो सेल मर जाती है और बाकायदा वहां पर कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं, उसको बोलते हैं कैल्सिफाइड सिस्ट। ये ब्रेन में होती है ज्यादातर। बाई रेडियोग्राफी मतलब सीटी स्कैन, एक्सरे के द्वारा, खास करके सीटी स्कैन और एमआरआई, कैल्सिफाइड सिस्ट है डायग्नोस्ड, कैल्सिफाइड सिस्ट को देखने को मिलती है। 7 नंबर है स्पोरोगोनी साइकिल ऑफ मैलेरियल पैरासाइट। मैलेरियल पैरासाइट का स्पोरोगोनी साइकिल, इसका 2 साइकिल होती है, एक एसेक्सुअल साइकिल, एक सेक्सुअल साइकिल। तो ये देखिए साइकिल, ये देखिए एक आरबीसी है जिसमें एक तो ग्रीन कलर का बीच में रेड डॉट, ये मैलेरिया पैरासाइट आके यहाँ नॉकिंग कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, आरबीसी का अंदर जाना चाहता है। ये आरबीसी का अंदर जब जाता है तो ये रिंग फॉर्म करता है, जो कि माइक्रोस्कोप में हम लोग अक्सर देखते हैं, ब्लू कलर का रिंग है विथ रेड डॉट्स। इसके बाद यहाँ से क्या बनती है, यहाँ से मेरोजॉइड्स बनती है। ये मेरोजॉइड्स क्या होती है, बाद में आरबीसी का रप्चर कर देता है, आरबीसी को तोड़ देता है, तोड़ के मेरोजॉइड्स निकलता है। निकलने के बाद ये हर एक मेरोजॉइड फिर दूसरा फ्रेश आरबीसी को, न्यू आरबीसी को अटैक करता है। तो इसी को हम लिखे हैं, बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन है। दिस इज ए एसेक्सुअल साइकिल ऑफ malaria parasite apart from another sexual cycle. By female Anopheles mosquito bite, sporozoids are entered into human bloodstream. यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो काटने पर हम लोगों को ब्लड स्ट्रीम में क्या प्रवेश करता है कि स्पोरोजोइड्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट। स्पोरोजोइड्स फर्स्ट गो टू द लिवर, ये पहले हेपाटोसेलुलर साइकिल है, पहले लिवर में जाती है, देन इट बैक टू द ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद वो फिर ब्लड में आ जाती है एंड इन्फेक्ट रेड सेल्स, जैसे कि रेड सेल पर ये इन्फेक्ट कर रही है। इनसाइड द रेड सेल्स इट फर्दर डेवलप्स इनटू मेरोजॉइड्स। ये रेड सेल के अंदर ये बहुत संख्या में ये मेरोजॉइड्स बना लेते हैं। ऑन पीक पीरियड ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन पीक पीरियड पर चली जाती है, रेड सेल्स आर रप्चर्ड एंड मेरोजॉइड्स कम्स आउट। ये रेड सेल रप्चर हो गया, मेरोजॉइड कम्स आउट एंड ईच ऑफ द मेरोजॉइड्स अगेन इन्फेक्ट्स अनदर रेड सेल्स। ये फिर दूसरा नया फ्रेश आरबीसी को जाके इन्फेक्ट करता है। दिस साइकिल इज नोन एज एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी और स्पोरोगोनी। ओके, तो नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी है पार्ट 4, यानी जिसमें आपको लॉन्ग आंसर मांगा जा रहा है, जो कि 15 मार्क्स का है, एक एक क्वेश्चन आंसर। तो उसमें इतना बड़ा आंसर को हम ऑलवेज कोशिश करते हैं कि इसको एक ढांचा में डालने के लिए, फिगर का रूप में लाने के लिए, एक चार्ट का जरिए, कि कितना आसानी से, कितना हद तक आप लोग आसानी से इस बात को लिख सके, चाहे याद भी रख सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्टेरिलाइजेशन एंड इट्स मेथड्स। तो स्टेरिलाइजेशन का जो डेफिनेशन है वो आपका वीडियो पार्ट 1 में हम पूरा समझा दिए। केमिकल स्टेरिलाइजेशन का जो था पूरा बाकायदा, आप स्टेरिलाइजेशन का पूरा लंबा है, वो डेफिनेशन जो फर्स्ट पहला है वो उसको लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखना है कि स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। मेथड्स को हम 3 हिस्सों में बांटे हैं। बाय हीटिंग, अगर हीट करते हैं तो वायरस, बैक्टीरिया, ये सब का किल हो जाता है, डायरेक्ट किलिंग होता है। केमिकल द्वारा अगर इसको ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिल्ट्रेशन करते हैं, कुछ भी चीज फिल्टर करने का मतलब सेपरेट करना, मतलब रिमूव करना, मतलब वायरस बैक्टीरिया जैसे का वैसे रह गया, हम अपना जो सामान है उसको उससे मुक्त कर लिए, ये हुआ फिल्ट्रेशन। अब बाय हीटिंग का देखिए 2 हिस्सा है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। तो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट का सबसे जानिएगा कि एक दिया से, एक कैंडल से जो हीट निकलती है ये ड्राई हीट है, जबकि आपका घर में जो
चावल सींचता है उससे जो भाप निकलता है वो मॉइस्ट हीट है, जबकि वो मॉइस्ट हीट आपको कभी चावल पकाइएगा तो पता चल जाएगा कि मॉइस्ट हीट ज्यादा हीट कैरी करता है, उसमें ज्यादा जल जाने की संभावना होती है। तो ड्राई हीट में है 3 हिस्सा, फिर फ्लेमिंग, रेड हीट, हॉट एयर ओवन। फ्लेमिंग क्या है, यानी एक जो फ्लेम हो रहा, बुनसेन बर्नर हुआ, ये सब में फ्लेम हीट कर लेते हैं। फ्लेम हीट से क्या होता है, हम किसको करते हैं, जो कि मेटल से बनी हुई है, जैसे स्कैल्पेल्स, जिससे हम स्क्रैचिंग करके कुछ सामान लेते हैं, जैसे स्किन में स्कैल्पेल्स यूज होती है। उसके बाद है निडल्स, उसके बाद है माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स। कल्चर ट्यूब का माउथ बार बार उसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है, स्लाइड्स को करने पड़ता है, कवर स्लिप्स, ये सब को हम बाय फ्लेमिंग यानी फ्लेम से गर्म कर लेते हैं, उसी में वायरस बैक्टीरिया किल हो जाती है। दूसरा है रेड हीट, यानी लाल करके जो हीट करना, जो खास करके प्लेटिनम लूप, जिसको हम इनोकुलेशन लूप भी बोलते हैं, इनोकुलेशन वायर बोलते हैं, वो इनोकुलेशन वायर जो कि सैंपल को मीडिया में डालता है, फिर मीडिया को, फिर कल्चर को उठा के दूसरा कल्चर में डालता है, तो उस समय प्लेटिनम लूप को हम रेड हीट कर लेते हैं। और वो रेड हीट का तुरंत बाद उसको यूज नहीं करते, उसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। तीसरा है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का चैप्टर अभी बाकी है। तो ये एक बाकायदा एक मशीन है, एक ओवन है, आप समझ रहे हैं, जो कि हॉट एयर जिसमें सर्कुलेट होती है। तो 140 डिग्री में हम 3 घंटा तक चलाने पड़ेगा, 160 डिग्री लेंगे तो 1 घंटा तक, 180 डिग्री तो 30 मिनट तक, जबकि 190 डिग्री लेंगे तो 6 से 12 मिनट तक। इसमें हम ज्यादातर ग्लास वायर्स को करते हैं, यानी जो भी टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, स्लाइड्स यूज हो गया जो एक बार, फिर उसको धोने के बाद उसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं हम हॉट एयर ओवन के जरिए। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट को देखिए फिर हम 3 हिस्सों में बांटे हैं, लेस देन 100 डिग्री, at 100 डिग्री, more than 100 डिग्री। लेस देन 100 डिग्री में सबसे जो कॉमन प्रोसेस है उसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने का दरकार होती है। इसमें ज्यादातर आपको पास्चुराइज जो पैकेट मिल्क मिलती है, और यहाँ पर लैब में हम लोग वैक्सीन को, जो हम लोग ऑटो वैक्सीन बनाते हैं, उसको फिर बाकायदा हम लोग इसको पास्चुराइज करते हैं लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 100 डिग्री में क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं। जो वाटर खोलती है उसको बॉइलिंग बोलता है, तो वो एट 100 डिग्री में वाटर खोलती है। ये है एक तो कॉक्स स्टीमर, कॉक्स KOCH स्टीमर, स्टीम बनती है। तो कॉक्स ने पहले ट्यूबरकुलोसिस का जान वो आविष्कार किए थे, इसीलिए उनका कॉक्स लेजन भी कहा जाता है। तो कॉक्स बहुत फेमस साइंटिस्ट है। तो कॉक्स स्टीमर एक है। फिर एक है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन क्या है कि 100 डिग्री में बॉईल करते हैं। तो सुन लीजिए बढ़िया से कि 20 मिनट तक आपको बॉईल करने होगा। मतलब आप पानी चढ़ा दिए, वहां से 20 मिनट नहीं, पानी जब खोलने लगेगी वहां से 20 मिनट काउंटिंग शुरू होगा, 20 मिनट तक वो खोलेगा। इसको बोलते हैं बॉइलिंग। अब इसमें ये क्या होती है, ये बैक्टीरिया लोग बहुत चालाक होती है। कुछ बैक्टीरिया तुरंत उसका चारों तरफ स्पोर बना लेती है। ये तो पहला दिन किए, फिर उसको रिपीट करने पड़ता है दूसरा दिन, नहीं तो 6 घंटा 8 घंटा बाद फिर उसको तीसरा बार रिपीट करने पड़ता है। तो टिंडलाइजेशन को फिर इसको हम एक तो अलग शब्द हम बनाए हैं कि 3 दिन स्टेरिलाइजेशन, टिंडलाइजेशन, 3 दिन स्टेरिलाइजेशन। तो 3 दिन तक करने होगी आपको, 3 दिन करने पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग शुगर और जिलाटिन मीडिया को स्टेरिलाइज करते हैं। अब अबव 100 डिग्री है, जो मशीन का नाम है ऑटोक्लेव, आप लोग सुने होंगे। जो सेकेंड ईयर का है वो तो जानते भी होंगे ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेविंग जो होता है ये एक जस्ट लाइक ए प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर ऑटोक्लेविंग में क्या होती है, 10 पाउंड प्रेशर में 10 मिनट तक हम करते हैं कल्चर मीडिया को इसमें स्टेरिलाइज करते हैं।
और 15 पाउंड प्रेशर जब डेवलप कराते हैं उसमें LBS इसको बोलते हैं पाउंड LBS पाउंड्स। फिर 20 मिनट तक करते हैं इन्फेक्टेड मटेरियल। अब इन्फेक्टेड मटेरियल क्या हुआ, जैसे आज कल्चर किया उसमें बैक्टीरिया आया, उसका रिपोर्ट तो अब दे दिए, अब उसको तो अब जहां तक फेंक नहीं पाएंगे, तो इसको बाकायदा ऑटोक्लेव करके ही फेंकने पड़ता है कि उसमें सारे बैक्टीरिया मार के फेंकने पड़ता है। तो वो जो चीज है आपका सब हो गया इन्फेक्टेड मटेरियल। तो इन्फेक्टेड मटेरियल को 20 मिनट तक 15 पाउंड प्रेशर में ऑटोक्लेव करने का दरकार है। जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन है इसका आगे चैप्टर में हम लोग बहुत 5 नंबर का क्वेश्चन था, हम अच्छी तरह से डिस्कस कर दिए कि उसमें हम लोग इथिलीन ऑक्साइड गैस यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग लिक्विड और गैस बोथ वे में यूज करते हैं। फेनॉल जिसको है नाम कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। फिर अल्कोहल यूज करते हैं और पार एसिटिक एसिड यूज करते हैं 2% पार एसिटिक एसिड, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय FDA। इसके बाद है फिल्ट्रेशन और रिमूविंग। इसमें हम कुछ फिल्टर का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक सीज फिल्टर है ACITZ फिल्टर। इसके बाद है बार्क फ्लैट मैंडलर फिल्टर। इसके बाद है कोलोइडल मेम्ब्रेन। इस तरह का फिल्टर हम यूज करते हैं। तो पूरा देखिए, पूरा स्टेरिलाइजेशन मेथड इतना ही भर में पूरा छिपा हुआ है, समूचा बात यह कही हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपी ऑफ स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल को माइक्रोस्कोप का द्वारा हम कैसे देखते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज डन बाय 2 मेथड। एक है नॉन कॉन्सेंट्रेटेड मेथड, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन मेथड। यानी एक बार बिना कॉन्सेंट्रेट किए हुए कर रहे हैं, स्टूल में हम क्या क्या खोजते हैं, जो खास करके वर्म्स है उसका ट्रोफोजाइट खोजते हैं, जो यूनिसेलुलर है उसका सिस्ट खोजते हैं, जो मल्टीसेलुलर है उसका हम एग्स यानी ओवा खोजते हैं, और लार्वा भी खोजते हैं। तो नॉन कॉन्सेंट्रेटेड मेथड में कभी कभी मिस हो जाती है, इसलिए हमको कॉन्सेंट्रेशन मेथड का दरकार पड़ती है। तो नॉन कॉन्सेंट्रेटेड मेथड में 4 मेथड है। जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं सबसे वो है नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन। नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन में क्या है, स्टूल विथ नॉर्मल सलाइन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश सिस्ट न्यूक्लियाई बट गुड स्टडी फॉर मोशन। यानी कोई चीज लाइव है, जिंदा है, इसको देखने के लिए नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन इज बेस्ट। लेकिन इसमें हमको सिस्ट का न्यूक्लियाई, क्रोमाटिड बार, ये सब नहीं देखने को मिलता है नॉर्मल सलाइन मेथड। अगर हमको इसमें शक होती है तो हम दूसरा प्रिपरेशन में जाते हैं, उसका नाम है आयोडीन प्रिपरेशन। पहले आयोडीन नहीं कर लेते, पहले नॉर्मल सलाइन करते हैं, अगर शक होती है तो फिर आयोडीन प्रिपरेशन में जाते हैं। यहाँ पर हम स्टूल को विथ लुगल्स आयोडीन इसमें मिला देते हैं। इसमें इजी टू डिटेक्ट न्यूक्लियाई को हम कोई भी सिस्ट का इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद है ईओसिन प्रिपरेशन। कभी हमको उसका जो फ्लाजेला है, फ्लाजेला समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करते हैं, उसका एक बैकग्राउंड बनाते हैं। क्या है कि वो तो कलरलेस है, जो सिस्ट है, सॉरी जो ट्रोफोजोइट्स है, उसका जो बैकग्राउंड नहीं होने से उसको फ्लाजेला हमको देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक बैकग्राउंड बना लेते हैं, ईओसिन 1% ईओसिन डाल देते हैं, जबकि उसका बैकग्राउंड पिंक बन जाती है। जब कलरलेस जो फ्लाजेला है इसका ट्रोफोजोइट का, उसको देखने में आसान होती है। फिर है सार्जेंट स्टेन। सार्जेंट स्टेन हम खास करके यूज करते हैं ईज टू डिटेक्ट क्रोमाटिड बार्स ऑफ सिस्ट्स लाइक ई हिस्टोलिटिका। अब ई हिस्टोलिटिका और ई कोलाई, एंटाइवा हिस्टोलिटिका एंड एंटाइवा कोलाई, इसमें कंफ्यूजिंग वाली बात आ जाती है। उसमें क्रोमाटिड जो बार है, ये बार को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी पड़ता है, उससे उस समय हम सार्जेंट स्टेन का यूज करते हैं। अभी अगर इसमें हमको कुछ प्राप्त नहीं होती है तो खास करके हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मेथड में, नॉर्मल सलाइन प्रिपरेशन में जब देखें कि कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम कॉन्सेंट्रेशन मेथड का सहारा लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मतलब यहाँ पर जब हम कर रहे थे नॉन कॉन्सेंट्रेशन मेथड, तो उसमें स्टूल का एक छोटा हिस्सा हम ले रहे थे, बहुत
आप लोग जानते हैं 1 ग्राम से भी कम हम लोग स्टूल लेके ये जांच करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन मेथड में हम ज्यादा स्टूल लेके करते हैं और उसको कंसंट्रेट करते हैं, यानी उसमें अगर ओवा, सीस, ट्रोपोजेट कुछ भी होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, जबकि अगर कम होगी तब उसको कंसंट्रेट करना है। अगर बहुत ज्यादा है तो वो तो नॉर्मल इसी में मिल जाएगी, इसलिए उस समय कंसंट्रेशन मेथड का सहारा लेते हैं। तो कंसंट्रेशन मेथड 2 हिस्सा से, एक है फ्लोटेशन कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेट किए लेकिन वो फ्लोट करेगी, और दूसरा सेडिमेंट हो जाएगी, सेडिमेंट कंसंट्रेशन। फ्लोट कंसंट्रेशन में हम एक जिंक सल्फेट मेथड अपनाते हैं। ये जिंक सल्फेट क्या है कि जिंक सल्फेट से सभी जो ओवा यानी एक्स, उसका सी, ट्रोपोजेट सब हल्का पड़ जाता है, इसलिए ये क्या होगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। इस समय क्या करते हैं, पहले सेंट्रीफ्यूज स्टूल विथ नॉर्मल सलाइन, पहले स्टूल को हम वॉशिंग बोलते हैं इसको, नॉर्मल सलाइन के साथ सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर पोर ऑफ द सुपरनेटेड फ्लूइड, पोर ऑफ, POUR, पोर ऑफ मतलब ऊपर वाला, पोर ऑफ फेंक देना, तो ऊपर वाला हिस्सा फेंक दिए। अभी रीसस्पेंड इन जिंक सल्फेट जेड सॉल्यूशन, तो रीसस्पेंड मतलब उसको घोल के उसमें जिंक सल्फेट के साथ घोल दिए, फिर सेंट्रीफ्यूज किए। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप पोर ऑफ नहीं है, अब क्या है, कलेक्ट द फ्लोटिंग कंसंट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन। तो अभी जो फ्लोट कर रहा है, जो भी सामान फ्लोट कर रहा है, वो तो खाली आंख से नहीं दिखेगी, वो तो माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, तो उसको बाकायदा हम लूप से कलेक्ट करके स्लाइड में लेते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड में ठीक उल्टा करते हैं, क्या करते हैं कि फॉर्मल सलाइन, इसका नाम है फॉर्मल सलाइन ईथर मेथड, तो सेंट्रीफ्यूज द मिक्सचर ऑफ 10% फॉर्मल सलाइन, एक सॉल्यूशन बनाते हैं 10% फॉर्मल सलाइन, यानी 10 हिस्सा फॉर्मलिन, उसका साथ 90 हिस्सा सलाइन मिला के 10% फॉर्मल सलाइन बनती है, उसका साथ स्टूल मिलाते हैं और उसका साथ डाई इथाइल ईथर, कॉमनली कॉल्ड इट इज ईथर, तो ईथर मिलाते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, करने के बाद कलेक्ट द डिपोजिट। अब जो डिपोजिट है, यानी इस समय हम ऊपर वाला हिस्सा पोर ऑफ कर देंगे और डिपोजिट को एग्जामिन करेंगे। अभी 2 पॉइंट इसमें इसका सबके लिए कॉमन है, क्या, ऑल द स्टूल स्लाइड्स बी वेट, यानी एक तो ड्राई स्लाइड बनती है, दूसरा वेट, यानी ये तो सभी भींगा हुआ है, या तो नॉर्मल सलाइन से, या तो जिंक सल्फेट सलाइन से, या तो फॉर्मल ईथर से, या तो योसिन से, या तो आयोडीन से, तो ये मिला हुआ है, इसलिए ये वेट स्लाइड है। दैट वुड बी कवर्ड बाय कवर स्लिप, इसको अवश्य हम कवर स्लिप से ढकेंगे। इसके बाद दूसरा है फास्ट एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप बाय लो पावर ऑब्जेक्टिव। पहले लो पावर ऑब्जेक्टिव से हम पूरा कवर स्लिप एरिया को, एंटायर कवर स्लिप एरिया को एग्जामिन कर लेंगे, और जहां हमको शक लगेगा, एंड फाइनली बाय हाई पावर ऑब्जेक्टिव, फिर फाइनली जो हाई पावर ऑब्जेक्टिव से हम इसको जांच करेंगे। अभी आ रहा नंबर 3, हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसके बाद ये पार्ट 2 आपका टोटल माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो मेरा MCQ सीरीज एंट्री रहेगा, MCQ सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगी। ये आपका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, ये माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर, इसके बाद सेकेंड ईयर का आएगा पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद मेरा MCQ सीरीज आएगी। वो MCQ सीरीज में हम हर एक चैप्टर पर अभी 1000 करके क्वेश्चन हम बताएंगे, तो उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद 3 नंबर जो लास्ट अहम क्वेश्चन है, ये आपको बहुत काम आएगा, ये है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया क्या बता रहा है कि मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी कल्चर्ड, कल्चर मतलब खेती करना, आर्टिफिशियली इन विट्रो, यानी लैब में हम लोग खेती करते हैं, काहे लिए कि बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, ऑन कल्चर मीडिया कंटेनिंग रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब उसका सही खाना चाहिए, सही पीएच चाहिए, सही ऑस्मोटिक प्रेशर यानी सही एनवायरनमेंट चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकेगी। तो टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, या इसको हम लोग मेनली 5 हिस्सा में बांटे हैं, बेसिक मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया,
डिफरेंशियल और इंडिकेटर मीडिया एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया। बेसिक मीडिया में देखिए हम यह सिर्फ 3 बेसिक मीडिया का चर्चा किए। एक नंबर है आपका न्यूट्रिएंट ब्रोथ, इसमें आपको पेप्टोन का दरकार पड़ता है 10 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम, मीट एक्सट्रैक्ट, ये मेनली हम लोग बीफ मीट का एक्सट्रैक्ट लेते हैं 10 ग्राम, और डिस्टिल वाटर 1 लीटर। इसको pH 7.6 में बरकरार रखना पड़ता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट ब्रोथ, यानी ये हुआ जो भी ब्रोथ बताएंगे हम वो हो गया लिक्विड मीडिया, जो भी अगर बताएंगे वो हो गया सेमी सॉलिड मीडिया। फिर ये न्यूट्रिएंट ब्रोथ में अगर न्यूट्रिएंट ब्रोथ 1 लीटर में अगर हम ग्लूकोज 10 ग्राम मिला देते हैं यानी 1% मिला देते हैं तो ये ग्लूकोज ब्रोथ बन जाती है। ये न्यूट्रिएंट ब्रोथ में 1 लीटर न्यूट्रिएंट ब्रोथ में अगर हम अगर 15 से 20 ग्राम यानी 1.5 to 2% अगर अगर मिलाते हैं जो कि जिलेटिन इन नेचर है, जो कि उसको जेली जैसा बना देगी, तब ये बन जाती है न्यूट्रिएंट अगर। एनरिच्ड मीडिया में क्या है, सबसे पहले 1 नंबर ब्लड अगर है, 2 नंबर चॉकलेट अगर है, 3 नंबर लो फ्लड सिरप। 1 नंबर ब्लड अगर क्या है, देखिए बेसिक मीडिया का जो न्यूट्रिएंट अगर है, न्यूट्रिएंट अगर कहां से बनी थी, न्यूट्रिएंट ब्रोथ से। अब न्यूट्रिएंट अगर हम 1 लीटर लिए, इसका साथ ब्लड डिफाइब्रिनेटेड यानी ब्लड को हम लेते हैं, खास करके ब्लड लेके उसको हम लोग उसमें ग्लास बीड्स डाल देते हैं, उसको हल्का स्वाल करते हैं, धीरे धीरे घुमाते हैं, स्वाल करते हैं। स्वाल करने से क्या होती है कि उसका जो फाइब्रिन क्लॉट्स है वो उसका ग्लास बीड्स में सट जाती है और ब्लड पूरा क्लॉटिंग फैक्टर फ्री हो जाती है, यानी ब्लड उसमें जमेगी नहीं। तो ब्लड इसमें 50 ml मिलाते हैं, हीटिंग इन वाटर बाथ एट 50 डिग्री। तो ये हो गया ब्लड अगर। ब्लड अगर को अगर चॉकलेट अगर बनाना है तो कुछ नहीं, ब्लड अगर को हीट 70 to 80 डिग्री में करना है। 70 to 80 डिग्री में अगर कर देते हैं तो ये बन जाती है चॉकलेट अगर, यानी जला हुआ ब्लड, जला हुआ ब्लड। तो ये चॉकलेट अगर बन जाती है। फिर एक है लो फ्लड सिरप। लो फ्लड सिरप जो कि हम ये जो ग्लूकोज ब्रोथ था इसको 10 ml लिए, इसमें सीप सीरम, सीप मतलब भेड़ा, भेड़ा का खून से सीरम कलेक्ट करते हैं जो कि जिलेटिनस है। ये जिलेटिन मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जिलेटिन का सहारा लेते हैं, दूसरा अगर का कभी सीरम का सहारा लेते हैं उसको जमाने के लिए। तो सीप सीरम जैसे 30 ml डाल दिए और हीट किए 75 डिग्री में, तो क्या होगी, सीरम जम जाएगी और ये सेमी सॉलिड यानी सॉलिड मीडिया बन जाएगी। अब सिलेक्टिव मीडिया क्या है, फॉर साल्मोनेला एंड शिगेल्ला, मतलब स्पेशल कुछ बैक्टीरिया के लिए जो सिलेक्टिव है। जैसे हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव आदमी से ये बात करते हैं, सिलेक्टिव आदमी से मिलते जुलते हैं, उसी तरह सिलेक्टिव बैक्टीरिया के लिए सिलेक्टिव मीडिया जिसको नाम है XLD अगर। XLD अगर, X का मतलब है जाइलोज, L का मतलब है लाइसिन और D का मतलब है डीऑक्सीकोलेट। यानी इसमें देखिए थोड़ा लंबा है, लाइसिन लिए है, जाइलोज लिए है, लैक्टोज लिए है, सुक्रोज लिए है, सोडियम डीऑक्सीकोलेट लिए है, सोडियम क्लोराइड लिए है, सोडियम थायोसल्फाइड लिए है, फेरिक अमोनियम साइट्रेट लिए है, फेनॉल रेड लिए हैं, अगर लिए है और डिस्टिल्ड वाटर। बार बार ख्याल रखिएगा, डिस्टिल्ड वाटर कभी मत बोलिएगा, इसको ऑलवेज बोलिएगा डिस्टिल्ड वाटर। दिस इज द राइट टर्म, डिस्टिल्ड वाटर, यानी डिस्टिल किया हुआ वाटर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टिल्ड वाटर, नॉट डिस्टिल्ड वाटर। आप लेबोरेटरी में पढ़ते हैं, केमिकल लेके काम करते हैं, तो आपका बात भी शिक्षित आदमी जैसा साइंटिफिक होना चाहिए। आम आदमी जैसा हम डिस्टिल्ड वाटर बोल दिए, ये बहुत बड़ी भावना नहीं है। भावना है कि हम सही बात को सही तरीके से बोले, डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट है डिफरेंशियल यानी इंडिकेटर मीडिया। जैसे हम पहले यही चैप्टर में पहले वीडियो में हम चर्चा किए थे मैकॉम की अगर, जो कि लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को अलग करते हैं। तो इसमें जायज है कि लैक्टोज इसमें देना है, तो इसमें क्या दे रहे हैं, पेप्टोन दे रहे हैं। देखिए सब बेसिक मीडिया के पेप्टोन लाए हैं, लैक्टोज दिया है, यही है इसका। अब इसके साथ बाइल सॉल्ट यूज करते हैं, यानी
टोडोकोलेट, सोडियम टोडोकोलेट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। न्यूट्रल रेड है, ये इंडिकेटर है, यानी लैक्टोज फर्मेंट हो गया तो न्यूट्रल रेड दूसरा कलर देगा। ये कलर चेंज देखने के लिए न्यूट्रल रेड देते हैं। आगर देते हैं मतलब उसको जेली बनाने के लिए, और डिस्टिल्ड वाटर देते हैं 1 लीटर, जबकि इसका पीएच है 7.0। दूसरा है फेनिल एलानाइन अगर। फेनिल अलग अलग प्रोनाउंस कीजिएगा तब कभी गोलमाल नहीं होगा। सबसे बाद बड़ा है फेनिल, एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है एलानाइन, ये दूसरा हिस्सा है, ये पहला हिस्सा है। फेनिल एलानाइन अगर। तो फेनिल में क्या है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ये ईस्ट एक्सट्रैक्ट। फिर फेनिल एलानाइन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, डाइबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट लेते हैं, अगर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं 1 लीटर। ये खास करके है फॉर इंटेरोबैक्टर, इंटेरोबैक्टर को अलग अलग करने के लिए ये काम आती है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट है ट्रांसपोर्ट मीडिया। इसमें आप बहुत अभी जो कोरोना का चर्चा चला हुआ है, आप लोग एक वर्ड बहुत कॉमन सुने हैं, VTM, यानी इसका मतलब है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। ये है बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट मीडिया, TM। तो V आगे लग जाती है तो वायरल, B लग जाती है तो बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट मीडिया। इसमें 1 नंबर में एमिस ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो कि नाइजीरिया गोनोरिया का ट्रांसपोर्ट करने में काम आती है। दूसरा है कैरिब्लिया ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो कि फीकल पैथोजेंस लाइक साल्मोनेला, शिगेला, मतलब जो फीकल मतलब जो पेट का आपका गड़बड़ी से जो ताल्लुक रखते हैं, साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो, यर्सेनिया एंड कैंपाइलोबैक्टर। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत बेसिक नॉलेज है। ये सारे, ये तो आप सोचिएगा कि शायद इतना याद रखें, शायद इतना याद नहीं रखें, ये आपको भी कॉपी करने होगी, हमको भी कॉपी करने हुआ, तो इसको बहुत बड़ा बात नहीं है। मेन क्या क्या कंपोनेंट है इसको आप, और क्या क्या मीडिया बनती है, इसको कंसेप्ट होना जरूरी है। तो चलिए आगे वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का तो जो सेकेंड ईयर से ताल्लुक रखते हैं वो लोग देखेंगे, एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद MCQ सीरीज आएगा, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, सबका 1000 क्वेश्चंस लेके हम आपका सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक गुड बाय।